के ऊपर डकैती का मुकदमा, आगजनी का मुकदमा सुबह 8 बजे। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते आपका हैं, इशारा शिवपाल सिंह यादव की तरफ हाँ? आपका इशारा शिवपाल सिंह यादव जी की तरफ है। भी हाँ, बिल्कुल। मैं वहाँ गया, मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मैंने जय हिंद सर। अरे भाई आप 2 दिन लेट आए, मैं यहाँ कैम्प कर रहा हूँ, गाली दे करके लूट लिया, आग लगा दिया, गिरफ्तार करिए। मैंने कहा देखता हूँ सर। अब ये चीज़ उनको पसंद नहीं है, उनके चेहरे का कड़वाहट मैं अब भी देख रहा हूँ। मैंने कहा मैं जाता हूँ, घटनास्थल देखा झूठा है, नहीं किया। अब उसके पहले कुछ मामलों में जो 89 के चुनाव में वायलेंस हुए थे, मुझे 31 दिसंबर 2000 बुलाया गया, 31 दिसंबर 89 को। और उसमें कहा गया कि जो दर्शन सिंह के मुकदमे, उसमें सब में चार्जशीट लगा दीजिए, बंद कर दीजिए। इन लोगों के खिलाफ भी, शिवपाल, मुलायम सिंह जी, रामगोपाल जी, इन लोगों के खिलाफ 10 मुकदमे कायम थे और ज़्यादा सही तो यही मुकदमे थे। मैंने उसमें कहा, मैंने कहा देखिए ये मैं नहीं करूँगा और उचित ये होगा कि दोनों केस फाइनल रिपोर्ट लगाकर समाप्त, और मैंने फाइनल रिपोर्ट लगा दिया। तो जब मैंने वो फर्जी मुकदमे में कुछ नहीं किया, उसके बाद हम टॉकिंग टर्म पर नहीं रहे। उसके बाद आता है 8 जनवरी 90, शिवपाल जी को लड़ाया गया डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक का चुनाव, और वो समझते मुख्यमंत्री का भाई हूँ, कोई लड़ेगा नहीं। हाकिम सिंह यादव लड़ गए सैफई के, तो उनको वहीं मजिस्ट्रेट कोर्ट में राम भरोसे लाल थे तहसीलदार, उनको पीटा गया। तहसीलदार की फाइल शिवपाल जी ने खुद फाड़ दी और अपने को अनअपोज डिक्लेयर करा लिया। और हाकिम सिंह यादव के आदमियों पर सरकारी काम में बाधा डालने का 332-353 का मुकदमा। हमने देखा झूठा, कोई कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री जी 3 दिन बाद आते हैं, मुझे उनके शब्द अब भी याद हैं। मैं जानता हूं वो केस झूठा है, लेकिन गाली दे करके इनकी हिम्मत हो जाए मेरे भाई का विरोध करें और आप गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा सर, झूठे केस में गिरफ्तारी नहीं होती। स्थिति ये बनी, हम 10 दिन में टॉकिंग टर्म पर नहीं रहे, लेकिन वो मुझे तुरंत हटा भी नहीं पा रहे थे। एक करके इस प्रकरण को समाप्त करूंगा। और वो दिन था 8 अप्रैल 90। मेरे पास इन्हीं के परिवार के एक बड़े नेता, उन्होंने फ़ोन किया कि एक यादव जी, मुनीब यादव की ज़मीन शिवपाल जी ने कब्जा करवा लिया है, कल पूरा कब्जा हो गया। मैं तो परिवार का हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, आप कुछ कर सकें तो बड़ी कृपा होगी। मुनीब यादव जी आए, मैंने लिखा रजिस्टर एक केस। थानाध्यक्ष थे हमारे शाह आलम खान, वो गए। सुबह 22 लोगों को, जो जिसमें मोस्टली सैफई के थे, मौके से गिरफ्तार हुआ। थाना सिविल लाइन्स ले आए शाह आलम खान। उसके बाद सैफई के प्रधान, उनका नाम भी दर्शन सिंह यादव था, अपने 3 आदमियों को लेकर गए। उन्होंने कहा छोड़ इन सबको, लैंड माफियाओं को। उन्होंने कहा सब क्यों छोड़ दूं, आप कौन हैं? बोले मैं बताऊं कौन हूं। और थानाध्यक्ष को 2 झापड़ मारा कि मैं सैफई का प्रधान हूं। थानाध्यक्ष हमारा खुददार था, उसने 22 3 25 बंद हो गए। किसी ने जाकर के शिवपाल जी को बता दिया कि साहब अब तो इज्जत चली गई। शिवपाल जी ने 100-150 राइफल बंदूकों के साथ थाने पर हमला, आतंकवादी गैंग की तरह, नक्सलाइट। रिकॉर्डेड है, ऑन रिकॉर्डेड है जनाब हमला। और हमला करने के बाद सभी मुलजिम छुड़ा ले गए। थाना खाली। शाह आलम खान थानाध्यक्ष को पीट करके, लहू लुहान करके, अधमरा करके डाल दिया गया। जब मुझे सूचना मिली, जब मैं पहुंचता हूं थाना खाली, शाह आलम को उठाकर मैंने मेडिकल कराया। उसके बाद डीआईजी का फ़ोन आ रहा, मैं आ रहा हूँ। वो डीआईजी नहीं थे, एसपी रैंक में थे, लेकिन चूंकि कंफर्टेबल थे इनके लिए, तो उनको एसपी रैंक में डीआईजी काम दिया गया था, जेएस घुंगेस। वो आए और पीड़ित को देखने नहीं आए, हमारे थानाध्यक्ष को, शिवपाल के घर गए। और जो मुलजिम छुड़ा लिए गए थे, उनसे 4 से थानाध्यक्ष के खिलाफ 4 फर्जी मुकदमा, मेरी घड़ी छीन लिया तो मेरा चेन छीन लिया। रात के 12 बजे डाक बंगले पाए, मैं एसएसपी था, कुर्सी बैठे भी नहीं। बोले एसएसपी साहब, आज ही शिवपाल जी को क्लीन चिट दी जाएगी और शाह आलम खान को जेल भेज दिया जाएगा। मैंने कहा व्हाट आर यू टॉकिंग? जिसने सही काम किया, जिसको पीटा गया, और आप कह रहे हैं उसको जेल भेज दिया जाए? बोले मुख्यमंत्री जी की यही इच्छा है। तो मैंने कहा जब तक मैं एसएसपी हूँ तब तक ना आप कर पाओगे और ना मुख्यमंत्री जी कर पाएंगे। और मैंने शाह आलम खान बुलाया गया, पिटा हुआ दरोगा
उसको देखते क्या हुआ सालम, जैसे उसने शिवपाल जी का नाम लिया, सेंटेंस पूरा नहीं कर पाया, बोले भूल जाओ शिवपाल थाने नहीं गए। बोले साहब वही पिटाई किए सब आए तो हम क्या करें, और लगे उसको गाली देने। वो बड़ा इमोशनल हो गया। उसके मुंह से निकला, सर मैं देश का नागरिक भी हूँ। डीआईजी ने एक पन्ना फेंका उसका आगे, लिख जबरदस्ती इस्तीफा लिखवाऊंगा। उस पर मैं बरस पड़ा डीआईजी, हम कहे डिस टू मच मिस्टर गुंगेश। और साल हम कहा चल मुकदमा कायम कर, दुनिया साथ छोड़ देगी, मैं तेरा एसएसपी हूँ साथ नहीं छोड़ूंगा। शिवपाल को नामजद करते हुए मैंने और इन सबको सैफई के प्रधान को गिरफ्तार किया। फिर अल्टीमेटली जो होना था मैं जानता था, सीआईडी टीम 10 दिन में फाइनलाइज, और मेरे खिलाफ मुझको बर्खास्त करने का रिकमेंडेशन शाह आलम खां के मुकदमा चलाने के लिए। वो तो मैं आईपीएस अधिकारी था, राष्ट्रपति का अपॉइंटी, नहीं तो मुझे भी ये शैलेंद्र सिंह बना देते जिसने मुख्तार अंसारी तो पर मुकदमा आपने बात की सर शैलेंद्र सिंह की, डीएसपी जो लाइट मशीन गन केस में जिनको साथ वो हुआ था, उस वक्त मैं बनारस में ही था। जी जी। तो सर जो उस वक्त की सिचुएशन थी लॉ एंड ऑर्डर की या पुलिसिंग की जो आप बता रहे हो कि किस तरह से जो है बड़े लोग जो है उस पर काबिज होते थे सिस्टम पे, तो अब इतने साल बीत गए और पिछले 7 सालों से योगी आदित्यनाथ जी की सरकार चल रही है, कुछ फर्क हुआ है पहले से लॉ एंड ऑर्डर? जमीन आसमान का फर्क है। कैसे? मैं बताऊं, माफिया के खिलाफ मेरा दोष ये था, मैंने शिवपाल जी पर मुकदमा कायम करा दिया। मेरा दोष ये था और उसका खामियाजा मैंने जीवन पर भुगता। ना केवल मुझे सीआरपीएफ जाने दिया गया, और अखिलेश जी ने मेरे खिलाफ 19 मई 2013 को मर्डर का मुकदमा कायम कराया था बाराबंकी में। मेरा दोस्त था, मैंने कचहरी ब्लास्ट के आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, और एक आतंकी लू से मर गया तो बोला ब्रजलाल ने मरवा दिया। तब मैं डीजी सिविल डिफेंस था और मेरे खिलाफ इसी कोतवाली बाराबंकी में मर्डर का मुकदमा। अब आइए उस सरकार में इसमें फ़र्क क्या है। शैलेंद्र सिंह का नाम आपने भी लिया, आप थे पत्रकार थे, आप तो बड़े, मैं तो गवर्नमेंट का वो भी था, प्रवक्ता भी था। मैं आईजी लॉ एंड ऑर्डर होता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लौटा था। मुलायम सिंह जी की सरकार थी, शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसपी था, मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय को मारने के लिए लाइट मशीन गन चाहता था। लाइट मशीन गन हमारे इन्फेंट्री का सबसे इम्पोर्टेंट वेपन है, 600 राउंड पर मिनट और 500 मीटर की मार करता है। हमारे पीएससी में है, सिविल पुलिस में नहीं है। मैंने नक्सलाइट एरिया में कुछ जिलों में लाइट मशीन गन मैंने दिया था। अब इसने मुन्नर यादव, इनका गनर था मुख्तार का, उसको पटाया। उसका भांजा बाबूलाल यादव लाइट मशीन गन फौज से लेकर भाग आया। शैलेंद्र सिंह डिप्टी एसटीएफ थे बनारस में, सर्विलांस पर रखा था, और उन्होंने 24/25 जनवरी 2004 की रात में लाइट मशीन गन रिकॉल कर लिया। मुन्नर यादव पकड़ा गया, बाबूलाल, मुख्तार अंसारी नहीं पहुंचा था उस समय। टोटल रिकॉर्डेड था इसका। मुकदमा कायम हो गया किसका, पोटा, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, और मैं उसका गवाह हूं। जैसे आसमान टूट पड़ा हो कि मुख्तार पर मुकदमा क्यों कायम हो गया। और उस डीएसपी को इतना प्रताड़ित किया, 10 फरवरी 2004 को उसने इस्तीफा दिया। बनारस के कलेक्टर से उसको एक फर्जी मुकदमा कायम करा करके कलेक्ट्रेट पर हमला करने आ रहे हैं, उसको जेल भेज दिया गया। तो क्या उस केस में मुख्तार का नाम नहीं आया था? बता रहा हूँ, मुख्तार का नाम था, पूरा रिकॉर्डेड था। और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ, जब चार्जशीट लगती है, उसके पहले गवर्नमेंट में आता परमिशन के लिए, होम से फाइल जाती है मुख्यमंत्री के पास। माननीय मुलायम सिंह जी ने मुन्नर यादव, बाबूलाल यादव को तो परमिशन दिया, मुख्तार का परमिशन नहीं दिया, और मुन्नर और बाबूलाल को 10-10 साल की सजा हो गई। अगर उस समय सजा मुख्तार अंसारी को हो जाती, प्रोसिक्यूट हो गया होता, तो कृष्णानंद राय आज जिंदा होते और गाजीपुर से चुनाव लड़ रहे होते। चल वापस सवाल पे आते हैं, क्या फर्क महसूस करते हैं आप, या क्या फर्क पुलिसिंग में या लॉ एंड ऑर्डर में पहले के मुकाबले क्या? लॉ एंड ऑर्डर में फर्क ये था, पहले माफियाओं का पैरेलल शासन चलता था, और जितने प्रदेश के बड़े क्रिमिनल रहे उनको समाजवादी पार्टी ने माननीय बनाया। चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो विजय मिश्रा हो, चाहे वो डीपी यादव हो, चाहे लखनऊ का अनुराग शंकर शुक्ला अन्ना हो, रमाकांत उमाकांत यादव हो, पाठक हो वहाँ का, औरैया का, जितने थे सब समाजवादी पार्टी में। और जब वो माननीय विधायक बन गए, एक सिपाही को देख करके बिल में घुस जाने वाले, वो 2-2 दर्जन सिक्योरिटी लिए घूम रहे थे। हमें कहने में कोई नहीं, हमारे फोर्स, पुलिस फोर्स को भी क्रिमिनलाइज किया गया। आज माफियाओं का क्या हालत है,
देश नहीं प्रदेश जानता है। आज पहली बार योगी आदित्यनाथ ऐसे हैं जिन्होंने अपराध से अर्जित संपत्तियों को जब्त किया है, हजारों करोड़ उन जमीनों को मुक्त कराया है। अभी बात बुलडोजर की आई थी। बुलडोजर ऐसा नहीं, आप समझ लें, जैसे लोगों को बड़ा भ्रम रहता है कि साहब उसने क्राइम किया तो बुलडोजर, आरोप तो ये है कि बुलडोजर के सहारे आप लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको बेटर करने का ऐसी बात नहीं है। बुलडोजर ये चलता है, बुलडोजर पुलिस भी नहीं चलाती। ये देखा जाता है ये जितने माफिया हैं इन्होंने सरकारी जमीनों पर कब्जा, गरीबों की जमीनें पर कब्जा, ये लखनऊ में शत्रु प्रॉपर्टी यहीं पर उस पर कब्जा। अब उसके बाद जो प्रशासन है वो देखता है क्या है, अगर वो सरकारी जमीन पर कब्जा है इस पर तो ड्यू प्रोसेस के बाद तब बुलडोजर चलता है। ये नहीं कि कोई नामजद हो गया मतलब जो बुलडोजर चलाया जाता है वो कानून सम्मत होता है। कानून सम्मत होता है, बिल्कुल बिना कानून के। भैया इस देश में लोकतंत्र है, कानून है। ऐसे नहीं कि आप जहाँ चाहे तहाँ बुलडोजर चला दें। बुलडोजर वहीं चलता है जहाँ आपकी संपत्ति गलत बनी है, सरकारी जमीन पर गरीबों को। और समाजवादी सरकार में तो लूट मचा था। ये लोग जो है पैरेलल शासन चलता था, गाड़ियों का काफिला चलता था, राइफल बंदूकें चलती थीं। और मुख्तार अंसारी बताऊं 2005 से जेल में था और जेल में रह करके उसका राज चलता था गाजीपुर जेल में, बैरक नंबर 10 आसियाना। वहाँ मछली का तालाब खोदा गया, मुख्तार भाई मछली पकड़ सके। डीएम और एसपी जो थे उसके साथ बैडमिंटन खेलते थे। जेल के ठीक सामने एक गेस्ट हाउस बना दिया गया, ओपन लोग जाते थे। वेस्टर्न यूपी के क्रिमिनल, मैं तो पुलिस फोर्स का हूँ, और बड़े बड़े जिनके 3-3 लाख रुपया इनाम थे वो जाकर गाजीपुर जेल में इत्मीनान से रहते थे। तो ऐसी हालत थी, जेल में राज चलता था। यही हाल अतीक का था, विजय मिश्रा का था। और आज या तो सब जेल में हैं, कुछ लोग ऊपर चले गए। तो जब माफियाओं का राज, तो छोटे मोटे क्रिमिनल तो अपने आप ही भाग जाते हैं। इसके अलावा इस राज समाजवादी सरकार में अपहरण का उद्योग चलता था। इटावा उसका धुरी था। वहाँ का माफिया आप देखेंगे, निर्भय गुजर जी। आप तो मीडिया को, उसने मीडिया पर कहा था कि मैं समाजवादी पार्टी का हीरो हूँ। मैंने शिवपाल जी को सोने का मुकुट पहनाया। हमने एक बड़े नेता। चलिए सर, आपको इंटरप्ट करना चाहूँगा। आपने कानून की बात की कि बुलडोजर जो चल रहा है वो कानून सम्मत चल रहा है। तो कानून से मुझे याद आया कि आप जो ये नए सीआरपीसी कानून आए हैं भारत में, जो 1 जुलाई से संभवतः लागू होने जा रहे हैं, तो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होम अफेयर्स के आप चेयरमैन थे और संसद में पेश करने के पहले ये आपकी उसमें से कमेटी से होकर गुजरी है। तो जो ये नया कानून लागू हो रहा है 1 जुलाई से, इसमें 2-3 जो मेजर पॉइंट्स हैं। बिल्कुल बताता हूँ। मुझे इस बात का बड़ा संतोष है कि मैं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर का चेयरमैन हूँ। और मुझे 2022 में जब चेयरमैन बनाया गया तो मुझे खुद ही विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मेरी सांसदी मात्र 1 वर्ष 10 महीने की थी। मैंने रिप्लेस किया कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी को। उसके पहले आनंद शर्मा जी थे, उसके पहले चिदम्बरम जी थे जो आज हमारे मेंबर हैं जी। उसके पहले माननीय सुषमा स्वराज जी थे, वेंकैया नायडू जी थे, प्रणब मुखर्जी जी थे, माधव सिंह सोलंकी जी थे, और मैं पहला रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर और पहला स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन। अब ये जब 11 अगस्त 2022 को माननीय अमित शाह जी ने उसको पेश किया, 22 नहीं 23 की बात है, और उन्होंने वहीं कहा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, कि इसको मैं स्टैंडिंग कमेटी भेज रहा हूँ। वो मेरे कमेटी में आया और कमेटी में 3 महीना उस पर विचार विमर्श चले, डिबेट्स हुए। मैंने 19 डोमेन एक्सपर्ट्स को बुलाया, जिसमें कई जजेस, कई जो हैं लॉ कमीशन के चेयरमैन, रिटायर्ड डीजीज, वाइस चांसलर्स, इन सब को, करीब 19 डोमेन एक्सपर्ट को, और एक एक चीज़ पर उसमें डिस्कस हुआ, उसको सेव दिया गया। और उसको मैंने 10 नवंबर और 2023 को, जब सेशन में नहीं था, तो माननीय धनखड़ जी को मैंने उसको प्रेजेंट किया। फिर 4 दिसंबर को जब सेशन शुरू हुआ, शीत सत्र, तो मैंने उसको राज्यसभा में प्रस्तुत किया। हमारे सांसद जिनको मैंने नामित किया था, निष्कांत दुबे जी ने, उन्होंने पार्लियामेंट में किया, लोकसभा में। और जब ये डिबेट हुआ था 15 घंटे लोकसभा और 12 घंटे राज्यसभा,
तो मुझे खुशी है कि पार्टी ने मेरे उस डिबेट को इनिशिएट करने का मुझे मौका दिया और 30 मिनट 37 सेकंड का मेरा भाषण राज्यसभा में हुआ और अब वो एक्ट हो गया। अब एक्ट में मेन क्या है, ये एक्ट की ज़रूरत क्यों थी? मोदी जी ने कहा था कि जो गुलामी के कलंक हैं उसको हम दूर करेंगे। आईपीसी कब बनी? 1860। किसके परिप्रेक्ष्य में? 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद। सीआरपीसी 1898 में, एविडेंस एक्ट बना 1872 में। तो ये जो नया एक्ट आया है, अंग्रेज तो लूटने आए थे, तो उन्होंने दो बड़े अपराध होते हैं, एक मानव वध और महिलाओं का सील भंग, रेप। रेप किस नंबर पर था? 376 नंबर पर था। मर्डर किस पर था? 302। पहले जितने थे वो माल से संबंधित थे। अब जो आया है इसका नाम उन्होंने रखा है भारतीय न्याय संहिता। दंड संहिता नहीं, हम न्याय दे रहे हैं, दंड नहीं दे रहे हैं। और पहला चैप्टर है ऑफेंसेज अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें अगर नाबालिग महिला 18 से कम है, गैंग रेप होता है तो फांसी की सजा, और के साथ होता है तो आजन्म कारावास और मिनिमम 20 साल की सजा। इसके अलावा सेकंड चैप्टर है रेप में मतलब सजा मिनिमम 20 साल हो गई है, मिनिमम 20 साल गैंग रेप। और उसके बाद हम लोगों ने रखा है ऑफेंसेज अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी। अब 302 की जगह आप पढ़ोगे 101 भारतीय न्याय संहिता, BNS। तो इस तरह से हमने किया। और कई चीज़ें जो नहीं थी, जैसे पहले क्या था, राजद्रोह, अगर राजा रानी के खिलाफ कोई बोले तो आप जेल चले जाते थे जी। अब उसकी जगह हमने रखा है देशद्रोह। देश की अखंडता, सॉवरेंटी, इंटीग्रिटी के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा तो उसमें बड़ी डिटरेंस सजा है। पहले बार हम लोगों ने उसमें जोड़ा है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। पहले कहीं नहीं था, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। जी हाँ, यूपी में इसलिए कार्रवाई हो गई कि हमारे पास यूपी गैंगस्टर एक्ट था, लेकिन जिन राज्यों में नहीं था तो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज क्राइम जोड़ा। हम लोगों ने स्नैचिंग महिलाओं के पर्स, पहले उसके लिए स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था, उसको जोड़ा। 0 FIR आपके साथ हो, कहीं FIR करोगे आपके थाने पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से पहुंच जाएगा। इसके अलावा तमाम उसमें सुधार इवन किया, 90 दिन में उसका इन्वेस्टिगेशन हो, और एक अगर नहीं हो पाया तो 180 दिन में कोर्ट परमिशन के बाद होगा। चार्जशीट पुलिस लगा देती थी और बड़े बड़े बाहुबली और माफिया उसको संज्ञान में नहीं लाने देते थे। अब प्रोविज़न जो है, CGM साहब को हर हालत में 120 दिन में संज्ञान लेना पड़ेगा, और संज्ञान लेने के बाद जो कार्रवाई चलेगी, तमाम एविडेंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस से होगा, गवाही होगी। और पहले एक मैंने जानता हूँ डिफेंस लॉयर जो माफियाओं के थे ज़्यादातर, 50-50, 60-60 अर्जेंटमेंट। हम गवाह ले गए, जब तक वो गवाह तोड़ ना लें, भयभीत ना कर दें, मार ना दें, तब तक अर्जेंटमेंट। अब डिफेंस लॉयर 2 से ज़्यादा अर्जेंटमेंट नहीं ले सकता। और जब कार्रवाई पूरी हो गई तो पला है जजमेंट रिजर्व्ड। कई कोर्ट में तो बरसों पड़े रहते थे। अब प्रोविज़न है, जिस दिन प्रोवाइड हो गया कार्रवाई तो 45 दिन में जजमेंट देना पड़ेगा। एविडेंस एक्ट में तमाम जो थे साइबर से संबंधित, व्हाट्सएप, इंटरनेट, ये पहले ये दस्तावेज की परिभाषा नहीं थे, अब वो सब दस्तावेज की परिभाषा, मतलब व्हाट्सएप मैसेज वगैरह, व्हाट्सएप सब भी आ गए। और जिसमें 7 साल से ज़्यादा सजा है, वहाँ फॉरेंसिक साइंस की लैब, हमने लैब हर जिलों में आ रहा है, मोबाइल लैब। लड़के वहाँ फॉरेंसिक मेडिसिन में ट्रेन हो रहे हैं, अहमदाबाद में, लखनऊ में भी उसका ब्रांच है। ये साइंटिस्ट आएंगे, उनको जॉब मिलेगा, हर केस में जाएंगे। और देखें, परिस्थितियाँ झूठ नहीं बोलती, आदमी झूठ बोल सकता है। तो ये जो एविडेंसेस कलेक्ट होंगे, मस्ट है, उससे सज़ा में बढ़ोतरी होगी। और छोटे मोटे जो अपराध हैं, 3 साल तक की सज़ा, उसमें समरी ट्रायल रखा गया है। और छोटे मोटे सज़ा में हो गई तो उसको जेल ना जा कर के कम्युनिटी सर्विस का प्रोविज़न पहली बार किया है कि सरकार कहेगी भाई नगर पालिका में इतना दिन आप उसमें मालीगिरी करेंगे। ये तो चलिए सर, आपने हमसे बातचीत की, आपने हमें बताया कि किस तरह से जो नया कानून है वो 1 जुलाई से लागू हो रहा है, तो हमारी जो न्याय प्रक्रिया है, दंड प्रक्रिया है, वो और उसमें सुधार होगी। आप यहाँ पर आए, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच।
कोई सवाल पूछना चाहता है सर से तो अब वो सवाल पूछ सकते हैं। आप में से कोई चाहता है? जी जी, माइक दे दीजिए प्लीज। सर, आपने एक से बढ़ के एक कहानियां सुनाई, जो कहानियां सच पूछिए तो पुलिसिया नहीं, फिल्मी लगती है, मतलब फिल्मी कहानी कह लीजिए, ऐसा ही कुछ आपका अनुभव रहा। आपके लिए पूरे जो पुलिसिया करियर आपका तकरीबन 4 दशकों का था, उसमें सबसे डिफिकल्ट ऑपरेशन सा था? और जरा उसको पूरी डिटेल में बताइए। अगर कोई क्रिमिनल के खिलाफ किया हो या कहीं मॉब के खिलाफ किया हो आपने किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, वो सुनाइए। बिल्कुल सही आपने कहा। मेरे 37.5 साल के पुलिस कैरियर में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आई सबसे डिफिकल्ट वो था श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984। मैं शहर कप्तान था लखनऊ का, और आपको प्रसन्नता होगी सब जगह हुआ, लखनऊ नहीं हुआ था, क्योंकि कांग्रेसियों ने वो प्रायोजित था। जब राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, और 3000 से ज़्यादा हमारे सिख भाई मारे गए से मैक्सिमम दिल्ली में, कानपुर में मारे गए, और कांग्रेस की सरकार ने मिश्रा कमीशन बना करके उसको बट्टे खाते में डाल दिया। जब योगी आदित्यनाथ आए तब वो एक आईपीएस अफसर के उसमें एसआईटी बनी और तब तमाम लोगों को जेल भेजा गया। दिल्ली में ही हुआ। तो सबसे डिफिकल्ट ये था पूरे देश में। मैनेज कैसे किया था आपने कि लखनऊ में कुछ? मैंने ये किया था, उस समय मुझे याद है, मैं हजरतगंज में लाठी लिए और मेरे इस हाथ में दिवाली के बाद चोट लग गई थी, पट्टी बांधे था। उसमें बल्कि ये हुई थी गोली चलाया जाए, मेरे आईजी थे तो नहीं है ज़रूरत, तो गोली चलाने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमने लाठी चार्ज करना शुरू किया, और जब वो पट्टी हट जाती थी दोबारा मैं रुई बांध लेता था, और हमने करीब 3000 लोगों को जेल भेज दिया। बाद में जब मेरी मर्जी छोड़ दिया और हमें गोली नहीं चलानी पड़ी, और लखनऊ में केवल जीआरपी पर, जो मेरे जुरिडिक्शन में नहीं था, 2 कैजुअल्टी हुई थी, और पूरे लखनऊ के, इसको सिख समाज आज भी कहता है कि लखनऊ को मैंने बचाया था। तो एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन वो था। और दूसरा, बाबरी जब ढांचा टूटा गया 6 दिसंबर 1992, और मैं सबसे डिफ़िकल्ट जगह तैनात था एसएसपी मेरठ। तो वहाँ जब बात होती थी तो बोलती थी साहब दंगा हो मेरठ में ना हो। मैंने क्या किया था, जो मेरा मॉडल आज भी उत्तर प्रदेश में इस्तेमाल होता है, मैंने एड्रेस सिस्टम लगा रखे थानों चौकियों पर। मैं जब गया वहाँ तो देखा भाई दंगा होगा तो हम क्या करेंगे, फोर्स तो मिलेगी नहीं। तो मैंने हिंदू मुसलमानों सबको मैंने बनाया स्पेशल पुलिस ऑफिसर, शांति सुरक्षा समिति, और ये नहीं बनाते तो सब है। हर हफ्ते उनकी थाने पर मीटिंग होती थी। 15 दिन में मैं ज़रूर जाता था, घूम करके मीटिंग करता था, और मीटिंग कर करके जब ये प्रॉब्लम आई तो 1200 लोग हिंदू मुस्लिम मेरे साथ डेडिकेटेड, फोर्स नहीं थी। और ये जो एक मेरा फार्मूला है कि कानून व्यवस्था बिना पब्लिक सहयोग के पूरा नहीं होता, और उसका उदाहरण मेरठ था। नथिंग हैपेंड इन मेरठ। एक जगह मुझे अपने अफसरों को बचाने के लिए गोली चलानी पड़ी थी 8 दिसंबर 1992, और उसी में भारत के राष्ट्रपति ने मुझे दूसरी बार बहादुरी का पुरस्कार दिया था। तो ये 2 डिफिकल्ट सिचुएशन। प्लीज़ सर, मैं एक सवाल आपसे ये लेना चाहूँगा। आपने न्याय व्यवस्था की बातचीत की, आपने सबको न्याय दिलाने की बातचीत की, आप प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, आपने कई ऐसे काम किए जिसका उदाहरण आज भी न सिर्फ यूपी में बल्कि देश में दिए जाते हैं। आप बुलडोज़र न्याय व्यवस्था को कैसे देखते हैं? और जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है उसमें इस प्रक्रिया को खत्म करने की बात कही गई, और कहा गया है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो इस तरह से बुलडोज़र एक्शन किसी पे नहीं होगा, इसको हम समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। बुलडोज़र कानून में नहीं है कि कोई एक्ट में हो कि बुलडोज़र चलेगा जिसको भी समाप्त करेंगे। मैंने कहा बुलडोज़र एक कानून के तहत, उसके तहत जहां अगर गलत संपत्ति पर कब्जा है तो वो है जो चल रहा है, जहां ज़रूरत होती तहां, क्योंकि जो अवैध संपत्ति हम उसको गिराते हैं। और ये जो कांग्रेस पार्टी है ये जानते हो क्या करती है, मैं उस पर नहीं बोला, आपने सवाल किया। ये तो उन चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जिसमें दलितों पिछड़ों का हक समाहित है। ये सीएए को ख़त्म करना चाहते हैं। सीए क्या था? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो प्रताड़ित हिंदू, सिख, ईसाई सब आए,
और आपको मालूम होगा 2019 में नागरिकता दी गई और जितनी भारतीय नागरिकता मिली उसमें 70 से 75% दलित हैं, नमोशूद्र हैं। पीलीभीत अभी मैं गया था, 2.5 लाख नमोशूद्र हैं। जब जोगेंद्र नाथ मंडल जो पाकिस्तान के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, मेरी पहली किताब इसी पर है, वो बाबा साहब की बात को नहीं मान कर गए थे कि नहीं साहब हमारे दलित पाकिस्तान में अच्छे रहेंगे। और उसके बाद जब बंटवारा हुआ, कत्लेआम हुआ और मैक्सिमम प्रताड़ित हुआ दलित, भगदड़ मची, आसाम, बंगाल और बिहार, यूपी उनको बसाया गया। तो जितनी नागरिकता मिली है 70 से 75% दलितों को मिली है और कांग्रेस कह रही है इसको हम ख़त्म करेंगे। ये कह रहे हैं एक फर्जी नैरेटिव, ये तो फर्जी नैरेटिव रोहित वेमुला का आज ही अखबार में है। उस पिछड़े को दलित बना दिया, पूरे देश में एक विमर्श खड़ा कर दिया। ये बात करते हैं आरक्षण खत्म कर लेंगे, आरक्षण करने तो ये आमादा है 370, मैंने अभी पार्लियामेंट में बोला था, आर्टिकल 370 जानते हैं उसका इफेक्ट क्या हुआ? उसको खत्म करने से दलितों को, पिछड़ों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता था। वहाँ पंजाब से कुछ वाल्मीकि समाज के लोग 58 में गए थे, सफाई कर्मी 160 परिवार, वो पीएचडी हो जाए लेकिन उसके बच्चे को नौकरी मिलती थी सफाई कर्मी की। आज 370 हटने से पिछड़ों दलितों को संरक्षण मिला है, आरक्षण मिला है। और कांग्रेस अपनी तुष्टीकरण की नीति पर कहती है कि साहब हम आएंगे तो 370 आर्टिकल हम दोबारा लाएंगे, जो बाबा साहब कभी नहीं चाहते थे। नेहरू जी की कृपा रही, जबरदस्ती वो 35A आर्टिकल और ये लगाया गया था। तो आपका मैं ओरिजिनल सवाल पा जाऊँ, बुलडोज़र कहीं कानून में नहीं है कि बुलडोज़र जो है, बुलडोज़र एक प्रक्रिया के तहत आता है कि अगर संपत्ति पर किसी ने कब्जा किया है तो हम उसको गिराएंगे। तो ये जो इनका कहना है ये केवल लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, दलितों को भ्रमित कर रहे हैं। आरक्षण अभी इन्होंने कर्नाटक में वहाँ के जितने मुस्लिम हैं उनको सब ओबीसी बना दिया। अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश में इन्होंने दलितों और पिछड़ों के आरक्षण से काट कर हमारे मुस्लिम भाइयों को दिया था। तो ये आरक्षण छीनने वाले ये और विमर्श करते हैं इस टाइप का बुलडोजर बंद कर देंगे, सीए हम खत्म कर देंगे। सीए का ही लखनऊ में कहाँ हुआ था? आपके घंटा घर में, शाहीन बाग, कांग्रेस, सपा, कम्युनिस्ट सभी जाकर दर्शन करते थे। ऑर्गेनाइजेशन ने किया था, पीएफआई आतंकी संगठन, और ये बात खुली तो ये तो आतंकवादियों के साथ हैं। अखिलेश यादव ने तो 2013 में 14 आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए थे। ये क्या देश हित में है? अब मेरे खिलाफ सबसे बड़ा पीड़ित तो मैं हूँ। बाकी कहानी इटावा फाइल बताई दिया, मुझे बर्खास्त करने का प्रयास किया गया और अखिलेश यादव ने मेरे खिलाफ 19 मई 2013 को मर्डर का मुकदमा कायम किया। मेरा दोष क्या था? मेरा दोष ये था कि मैंने आतंकवादी पकड़े थे जो अयोध्या, बनारस और कचहरी लखनऊ में ब्लास्ट किए थे। उसमें एक आतंकवादी 18 मई को गया फैजाबाद कोर्ट में, गर्मी थी, लौटा, लू लगने से मर गया। मैं तो डीजी सिविल डिफेंस था, सिस्टम बाहर था। इन्होंने कहा ब्रजलाल ने मरवा दिया और ब्रजलाल के खिलाफ 19 मई 2013 को मर्डर का मुकदमा कायम हुआ। कहा क्या गया, ब्रजलाल को जेल भेज दो तो जितने माइनॉरिटी के लोग हैं वो सब समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। मुझे गिरफ्तार करने का प्रयास किया, नहीं कर पाए। 2017 में जब जोगी जी की सरकार आई तो उससे मैं मुक्त हुआ हूँ। तो सबसे बड़ा पीड़ित, सबसे बड़ा प्रताड़ित तो मैं हूँ और दलित समाज को प्रताड़ित करने का जो सबसे बड़ा जो श्रेय है वहाँ तो कांग्रेस को, यहाँ सबसे बड़ा है अखिलेश यादव जी को। 1 लाख से ज़्यादा दलित कर्मियों को पदावनत बाबा साहब के नाम पर था। बाबा साहब कन्नौज मेडिकल कॉलेज आते इन्होंने हटा दिया, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। सहारनपुर मानवर काशीराम मेडिकल कॉलेज उनके नाम को ख़त्म करके हिंद मौलाना मकसूद हसन के नाम पर बना दिया गया। यहीं काशी ये है जनेश्वर मिश्रा पार्क में रोज़ घूमने जाता हूँ, इसका नाम था अंबेडकर ग्रीन गार्डन। बाबा साहब से इतनी नफरत कि उसको बना दिया गया जनेश्वर मिश्रा पार्क। अरे अलग पार्क बनाते, लेकिन ये लोग बाबा साहब से नफरत करते हैं। आजम खां इनके बाबा साहब का 5 सितंबर 2016 को गाजियाबाद हज हाउस के उसके समय कहा था कि ये मूर्तियाँ जो उंगली उठाए खड़ी हैं कहती हैं सामने का ज़मीन मेरा, जहाँ मैं मेरा। तो ये लोग बाबा साहब का अपमान करने वाले दलित विरोधी, और ये जो हैं आज बात करते हैं पीडीए की। दलित सब समझता है 2019 में किया तो था बसपा, सपा, कांग्रेस,
लेकिन दलित ने कभी समाजवादी पार्टी साइकिल की तरफ वो नफरत करती है और कभी इनके भ्रम में कभी नहीं आएगी। थैंक यू। एक बार जोरदार तालियों के साथ में देखिए, हमेशा उत्तर प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है और हमने उत्तर प्रदेश को बदलते देखा है। पहले की तस्वीर और अभी की तस्वीर कितनी बदली है, ये ब्रजलाल जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी मिहिर जी सर का बुके के साथ में हम सम्मानित करें। तालियों में कोई कमी नहीं हो, जोरदार तालियों के साथ में देखिए पूर्व डीजीपी